नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस पर ऑर्डर करती है और उसमें भारत में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर कानून बना देती है। सवाल यहाँ बहुत सारे उठ गए। सरकार का जो आर्गूमेंट था उस आर्गूमेंट का क्या हुआ, जो चल रहा है उसका क्या हुआ, बहुत सारे विषय इस समय सामने आ गए। सवाल ये भी आ गया, क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर है इतनी कि वो कानून बना सके? सुप्रीम कोर्ट की पावर कानून बनाने की कितनी है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकते हैं या फिर उसके इनेबलिंग प्रिंसिपल्स उसको कैसे और अच्छा बनाया जाए या कैसे उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसके विषय में वो चर्चा कर सकें। सोचना ये भी पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने मातहत जो उसके कोर्ट आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, उन कोर्टों का ही कानून बना सकता है? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में और आर्टिकल 145 में जो पावर है वो पावर अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए है या कानून बनाने की है? एक बात समझ लीजिए, आर्टिकल 142 में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है उस डिसीजन की खास बात यह है कि कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ आया है। कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का इंटरप्रिटेशन कर दिया और वो इंटरप्रिटेशन अब सारे कोर्टों पर देश में बाध्य हो जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि इंटरप्रिटेशन जो कर सकते हैं तो क्या इंटरप्रिटेशन के साथ कानून भी बनाने का अधिकार है? और कानून वो जिसको सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर हो, वो पावर क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पास रख सकता है? एक पहले से कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है और वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है कोलेजियम को लेकर कि कोलेजियम चूंकि आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल व्यवस्था में है ही नहीं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में लिखा ही नहीं है कि भाई ये कैसे चलेगा, ये क्या होगा। ये लिखा है कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा और प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन लेगा। चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन को ये माना जा सकता है कि भाई इसकी इफेक्टिव कंसल्टेशन ले लीजिए या फिर 5 जज बैठे वो कंसल्ट करें। लेकिन क्या ये कानून लिखा है कि चीफ की नाम भी चूज सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे और सरकार उसके लिए बाध्य होगी, यानी कि प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा? ऐसी तो कोई व्यवस्था लिखी नहीं। तो उस पर ऑलरेडी बहस चल रही है, उस पर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, उस पर ऑलरेडी मामला चल रहा है। उसको लेकर एनजेएसी का मतलब था कि जब हम अपॉइंटमेंट कर रहे थे तो अपॉइंटमेंट मतलब जिस समय कानून बना रहे थे, कानून बनाते समय ये कहा था कि भाई चीफ जस्टिस ना करके वो 6 लोगों की एक कमेटी होगी। वो कमेटी में प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और उस कमेटी में लॉ मिनिस्टर होंगे, उस कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और बाकी जजेस होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस केहर की अध्यक्षता वाली ने उड़ा दिया और कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 124 कैपिटल ए जोड़ा गया उसको कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके विपरीत कोलेजियम बना लिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो पावर है, वो उसको पावर की तरह डिफाइन कर लिया। अब सवाल इसमें ये पैदा होते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है, क्या इसके बाद आप जिस पर एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट का राइट है, जिस पर एक्सक्लूसिव ये प्रेसिडेंट का राइट है, क्या वो मामले भी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकता है? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो मुझे लगता है ऐतिहासिक है। रिव्यू उस पर होना चाहिए और रिव्यू करते समय उस पर और बहुत सारी बातें आनी चाहिए। मुझे लगता है केवल सुप्रीम कोर्ट को नहीं, पूरे समाज को सोचना चाहिए, पार्लियामेंट को उस पर सोचना चाहिए और पार्लियामेंट में इसके इस जो जजमेंट है, इस जजमेंट को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन आ सकता है, ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर पार्लियामेंट इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिएक्ट नहीं किया तो हम समझते हैं कि हम किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मामला क्या था? मामला था इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर। प्रशांत भूषण ने एक पीआईएल डाली थी। उस पीआईएल में ये कहा गया था कि भाई चुनाव आयोग का जो अपॉइंटमेंट है वो फ्री नहीं है, जबकि चुनाव आयोग के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है कि वो उसने गलत किया हो। चुनाव आयोग के अपॉइंटमेंट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं है, उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं है, चुनाव आयोग के फंक्शनिंग पर कोई क्वेश्चन नहीं है।
ये सभी जितनी पीआईएल थी इनमें सब में एक बात जो आर्गूमेंट में आई उसमें ऐसा कुछ नहीं था, केवल रिफॉर्म की बात कही गई थी कि भाई चुनाव आयोग में रिफॉर्म, केवल एक ही इशू हो सकता था, वो था रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये एक रिसर्च लगाई थी और ये कहा था कि साहब जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है वो बहुत कम समय के लिए अपॉइंटमेंट होता है, जब वो रिटायरमेंट की स्टेज पर होते हैं तब उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है और उस अपॉइंटमेंट के बाद वो बहुत थोड़े समय में रिटायर हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन बदलते रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन भी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। सवाल ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन अकेले ले सकता है, तो इसमें तो बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आ गया था टीएन शेषन के मामले में। टीएन शेषन सिंगल इलेक्शन कमीशन होते थे, 2 इलेक्शन कमीशन और बढ़ा दिए गए, 3 कर दिए गए थे कमीशन में, और वो जो बाकी 2 थे उन 2 के विषय में ये कह दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई कि नहीं, डिसीजन जो भी होगा वो अकेले सेशन साहब नहीं लेंगे, वो डिसीजन 2-1 से होना चाहिए या 3 यूनिनिमस होना चाहिए, यानी कि मेजोरिटी का डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन फाइनल नहीं होगा। ये बात कल कंफर्म है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कितने दिन के लिए अपॉइंट हुआ ये तो कोई मैटर ही नहीं है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट हुआ ये भी कोई मैटर नहीं है। मैटर ये था कि 3 इलेक्शन कमीशन जो हैं उनमें मेजोरिटी के आधार पर डिसीजन होगा। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होते हैं वो कैडर से आते हैं, यानी कि आईएएस कैडर होता है, सचिव लेवल के लोग होते हैं जो इतने वरिष्ठ हो जाते हैं, फिर उनको वहाँ अपॉइंट किया जाता है, और यही हमारी व्यवस्था में भी है। आप जितने प्रकार के कमीशनों की बात कर लें सभी में। अब यहाँ पर ये कहा गया कि साहब ये जो आईएएस अधिकारी होता है सरकार के अंडर में आता है। आईएएस कब चुना गया होगा, आप सोचो, ये चुना गया होगा आज से 30 साल पहले। 30 साल से कितनी सरकारों में उसने काम किया होगा, उसके बाद क्रेडिबिलिटी उसकी देखकर, उसकी सर्विस रिकॉर्ड देखकर उसका अपॉइंटमेंट किया गया होगा। तो आप कहते हैं कि साहब ये तो चूंकि सरकार का सेक्रेटरी होता है तो सरकार उसको मैनिपुलेट कर सकती है। और दूसरी बात ये भी है दूसरी तरफ कि इलेक्शन कमीशन बनने के बाद आर्टिकल 324 ने ये अपने आप कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट के बाद उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको डिमोलाइज नहीं किया जा सकता, उसका कुछ और नहीं हो सकता। वो बिल्कुल वैसी प्रोसेस से होगा जैसे इम्पीचमेंट लाइक आता है। इम्पीचमेंट तो नहीं लिखा है लेकिन इम्पीचमेंट जैसे आता है वैसे ही लगभग उसको हटाया जा सकता है, इतना आसान नहीं है। यानी कि वो अपॉइंटमेंट के बाद अब ऑटोनॉमस बॉडी हो जाता है, और ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। भले ही सरकार के साथ काम किया हो, वो तो हम सभी जानते हैं भाई, मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँगा और सारे जजेस भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते ही होंगे, उनकी कोई अपनी विचारधारा भी होगी। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाला जज या उस पर वोट डालने वाला वोट तो डालता ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज या मैं वोट डालने से मुझे रोक दिया जाएगा। ये तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसलिए हमारी अपनी विचार होगा, उसी आधार पर हम वोट डालने जा रहे होंगे। तो फिर क्या इस आधार पर जज बनने से रोका जा सकता है कि आपने पीछे वोट किसको दिया था? क्या इस आधार पर मुझे बोलने से रोका जा सकता है कि तुमने वोट किसको दिया था? अभी हमने विक्टोरिया गौरी का मामला देखा, वो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव अधिकारी थी, उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जज के रूप में हुआ तो लोगों ने सवाल खड़े कर दिए और बड़ी सारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट चली आई। यही प्रशांत भूषण कूदे घूम रहे थे। लेकिन इससे पहले कितने लोग जो एमपी रहे, मिनिस्टर रहे और चीफ जस्टिस बाद में बने, ये भी है। चलो हम मान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के विचार होगा, कोर्ट के अंदर बैठने के बाद पॉलिटिकल विचार होना चाहिए क्या? या जजमेंट जो आएगा वो पुरानी रीजनिंग के आधार पर ही जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट सदैव, या कोर्ट का ये नियम है कि वो जब भी जजमेंट देगा तो जजमेंट देते समय पुराने जजमेंटों का हवाला देते हुए आगे बढ़ेगा। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को तो पढ़ाते समय ये ज़रूर कहता हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पढ़िए, प्रोविज़न जो कहता है वो उसको पोषित करता है कि नहीं करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो याद करते करते मर जाओगे, रटते रटते मर जाओगे, जुडिशरी का एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल तो पढ़ना ही पड़ेगा, और उस बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर उसकी वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी। मेरा प्रिंसिपल सही है तो इसका मतलब प्रावधान होगा, और अगर आपका प्रिंसिपल गलत है तो प्रावधान कहीं और जा रहा होगा, प्रिंसिपल कहीं और जा रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं और मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जजमेंट आते हैं वो कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आर्टिकल्स, सेक्शंस या जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट को भी वो बदलने की पावर रखते हैं। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलने की पावर रखते हैं? ये बात भी है। तो यहां पर हुआ क्या कि जब ये कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने का अपॉइंटमेंट भाई जल्दी जल्दी अपॉइंट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी रिटायर हो जाते हैं, इसलिए
तो सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में जो सीनियरिटी के आधार पर बनते हैं वो भी तो कोई कोई 1-1 महीने 20-20 दिन में ही रिटायर हो गए हैं, 2 महीने में रिटायर हो जाते हैं। तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट ऐसे व्यक्ति का करना चाहिए जो कम से कम 3 साल बैठे, जिसके पास 3 साल बैठने की क्षमता ना हो उसको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता? ऐसा तो कोई प्रावधान आया नहीं, ऐसा कोई चैलेंज भी नहीं हुआ। वहाँ पर ठीक है सीनियरिटी जूनियरिटी चलेगी, 1 महीने के लिए भी बैठेगा, 15 दिन के लिए बैठेगा, 10 दिन के लिए बैठेगा, 20 दिन के लिए बैठेगा, चलेगा। लेकिन यहां पर यह प्रश्न उठ गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट इतने लंबे समय के लिए होना चाहिए कि वो चीज़ों को समझ ले, संभाल ले, ये सवाल आया। चलो मैं मानता हूं सवाल जायज हो सकता है। इस मामले में जो सवाल खड़ा किया ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ, ये ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ की अदालत थी, मतलब वो उसके चीफ थे, 5 जजों की बेंच है। ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ जो ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड मैथ्यू के बेटे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। दिल्ली में ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ पढ़े और वो फिर खुद भी एलिवेट होकर आ गए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जिस समय उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर मामला था तो उन्होंने बीजेपी सरकार को पीछे कर दिया था। उनके क्या हुआ था, वो बीजेपी के अगेंस्ट में ऑर्डर गया था। ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ जिनके एलिवेशन को लेकर कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन कर दिया था, केंद्र सरकार ने उनको एलिवेट करने से मना कर दिया था और इनकी फाइल कई बार आई और जब सुप्रीम कोर्ट अड़ गया तब ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ सुप्रीम कोर्ट आ पाए। उनकी अध्यक्षता वाली ये बेंच है जिसने ये तय कर दिया, आप देखिए आर्टिकल 324 में, और आश्चर्य जताया। ये बेंच ये कह रही है कि आश्चर्य है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें मैकेनिज्म बना ही नहीं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रश्न है और ये प्रश्न चलो मैं कहता हूँ जायज़ भी हो सकता है। फिर कहा कि उसको ग्राउंड जो उन्होंने दिया वो ये कहा कि साहब इतनी सारी सरकारें आती जाती रहीं, कभी रेगुलेशन ही नहीं बना, कमाल है। हम रेगुलेशन बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का रेगुलेशन बनाने का क्या अधिकार है? सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रेगुलेशन बनाना, लॉ बनाने का बनता है? मैं कई बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का स्ट्रिक्चर पास कर सकते हैं। स्ट्रिक्चर पास करके आप दे दीजिए सरकार को कि हमने ये रिसर्च की है, यहाँ पर ये रिफॉर्म की आवश्यकता है, आप इस पर रिफॉर्म करें। आप उसको बोल दीजिए कि यहाँ पर रिफॉर्म किया जा सकता है। भाई आप सुप्रीम कोर्ट के बेंचों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए केंद्र सरकार को कई बार कहा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते थे। अगर यही जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दीजिए, अपने ऑर्डर से कहिए कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, हम बनाए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी सरकार काम करेगी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकता था सुप्रीम कोर्ट, इतने सारे डायरेक्शन कर दिए। सरला मुदगल का डायरेक्शन कर दिया था, लिली थॉमस में डायरेक्शन कर दिया था, उसके बाद भी कई केसेस में डायरेक्शन करते। सरला मुदगल और लिली थॉमस तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचें थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचें उसमें अब बना देती, लेकिन नहीं बनाया। क्या किया? स्ट्रक्चर पास करके सरकार को दिया कि भाई आप करिए। ये हाल आपने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक वाला मामला आया तो उसमें भी स्ट्रक्चर पास करके दे दिया था, कहा कि आप करिए। ट्रिपल तलाक अगर चाहते तो खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर, खुद ही उस पर रेगुलेशन बना देते, लेकिन उस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए एक स्ट्रक्चर पास किया था और केंद्र सरकार से कहा था इस पर कानून बनाइए। चलिए, हम सब चीज़ों से सहमत हैं। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर यह कहा गया कि कोई कमीशन होना चाहिए, वो कमीशन इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करेगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट उसको करेगा। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे करेगा? जो कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया होगा, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून के अनुसार ही प्रेसिडेंट उसका अपॉइंटमेंट करेगा। अगर पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया तो चुनी हुई सरकार है जो सारे कमीशंस का अपॉइंटमेंट करती है। यहाँ पर भी कमीशन का अपॉइंटमेंट सरकार कर सकती है। तो सरकार कमीशन का अपॉइंटमेंट करती है, सरकार के पास अपनी कमेटियाँ रहती हैं, उनसे रिकमेंडेशन भी ले सकती है। सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन से चर्चा भी कर सकती है, करती है, और ये प्रोसेस है। कोई भी सरकार बैठे और इलेक्शन कमीशन का जैसे मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट के बाद वो ऑटोनोमस बॉडी बन जाता है तो सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसलिए सरकार के भय
का कोई चक्कर भी नहीं रहता। अच्छा, ये भी नहीं है कि वो एक IAS अधिकारी है, उसके बच्चों का आगे अपॉइंटमेंट सरकार करेगी इसलिए साहब वो फेवर कर जाएगा। जैसे कॉलेजियम के चक्कर में रहता है, कॉलेजियम में लोग प्रश्न खड़े कर देते हैं कि भाई अभी तो अगली पीढ़ी आ रही होगी इसलिए भी ऑबलाइज करना पड़ता है। वहाँ पर ऑबलाइज करने का कोई चक्कर सरकार को पड़ता नहीं है, सरकार को कोई ऑबलाइज कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दिया और ये कानून बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अब देखिए क्या प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रोल है? भाई जुडिशियल फंक्शन है आपकी, सब मानते हैं, लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट का रोल है? सवाल यह है। तो यहां पर यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन 3 लोगों की ये कमीशन बनाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी तय करेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रोल है, और अगर है, चलिए मान लेते हैं, तो क्या कॉलेजियम में सरकार का रोल नहीं है? क्या कॉलेजियम में सरकार और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होना चाहिए? क्या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का जो कमीशन है या जिसको कॉलेजियम कहते हैं, उस कॉलेजियम में लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए? क्या ये ऑटोनोमस बॉडी, वो जो ऑटोनोमस बॉडी है उसका अपॉइंटमेंट ऐसे होगा, ये ऑटोनोमस बॉडी का अपॉइंटमेंट ऐसे होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें शामिल होंगे? तुषार मेहता साहब प्रेजेंट हुए, रमणीक साहब जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैं वो प्रेजेंट हुए, और एक सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए। इनने सबने एक सुर में कहा कि साहब देखिए ये प्रावधान बनाने का मतलब रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखने के बराबर है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रीराइट किया जा सके? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को बना सके? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अमेंड कर सके? लेकिन एक भी नहीं चली। केवल ग्राउंड क्या था? हाँ, जो आर्गूमेंट आ रहे थे सरकार की तरफ से, या अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो सब ये कह रहे थे कि भाई आप मुझे कोई अभी तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में कुछ ऐसा गड़बड़ बताओ जिससे ये लगता हो कि इलेक्शन कमीशन फंक्शनिंग सही नहीं कर रहा है, वो पार्शियलिटी कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसकी तरफ से गलत हो रहा है। कुछ तो कमी होनी चाहिए, कोई मैटर तो निकल कर आएगा कहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, इसलिए उसको रिफॉर्म की जरूरत है। ऐसा तो कुछ आया नहीं। तो फिर ये जो रीराइटिंग है, रीराइटिंग का केवल ये आधार कि सरकार अपॉइंटमेंट करती है, तो जो रिटायर होने वाले अधिकारी हैं उनको उनकी रिटायरमेंट से जस्ट पहले उनका अपॉइंटमेंट कर देती है, तो उनका समय कम मिलता है और इसलिए बहुत अच्छे से इलेक्शन कमीशन अपना रोल परफॉर्म नहीं कर सकता। ये ग्राउंड देते हुए 3 लोगों की कमेटी बनाकर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट ऐसे होना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ऐसे ही होना चाहिए। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग से कमीशन होना चाहिए। लेकिन क्या वो कमीशन बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है? बिल्कुल ऐसे उसको समझिए कि क्या किसी केस का जजमेंट करने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर को है? क्या किसी केस के मामले में फाइनल से कहने का अधिकार, या किसी क्रिमिनल केस में जो पार्लियामेंट्री मैटर से कनेक्टेड ना हो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से कनेक्टेड ना हो, पार्लियामेंट्री मेंबरशिप से कनेक्टेड ना हो, तो क्या उसको उस पर जजमेंट करने का अधिकार स्पीकर को है या वाइस प्रेसिडेंट को है? अगर नहीं, तो क्या स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट को लेकर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है? ये आर्गूमेंट थे, मतलब मैं उस आर्गूमेंट को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये आर्गूमेंट किए गए थे और उस आर्गूमेंट को ना मानते हुए ये कह दिया गया कि इन 3 लोगों के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होगा, और जब तक पार्लियामेंट कोई नया कानून बनाए। तो ये रीराइटिंग, जैसा कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कह रहे थे, ये रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकार जिसका है, पार्लियामेंट का अधिकार है। अब मैं बताता हूँ क्या हो सकता था। अच्छी चीज़ आपने ढूंढी, मिल गई। अच्छी चीज़ जब आपको मिल जाए, आपके पास पावर है, तो आप उस पर एक स्ट्रिक्चर पास करते और स्ट्रिक्चर पास करके सरकार को देते और सरकार से कहते कि ये एक लाइन अप है, इसको पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए रखिए और इस पर 6 महीने में कानून बनाइए, साल भर में कानून बनाइए। आप डायरेक्शन इशू कर देते कि साल भर में इस पर कानून आना चाहिए, 6 महीने में कानून आना चाहिए। लेकिन क्या अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है?
बहुत सारे प्रश्न हैं। ये एक नई बिल्कुल विपरीत दिशा में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रक्चर बनाते हैं देश का, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, क्या वो वी द पीपल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा रहा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि इस पर पार्लियामेंट को तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। जो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनके सबके जो स्टेटमेंट थे या वो स्टेटमेंट या जो इन्होंने आर्गूमेंट किया है, उस आर्गूमेंट को पुनः पार्लियामेंट में चेकअप होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।